सब कनेक्टिविटी जैसे आपने वजह फरमाया बहुत कम था। अक्टूबर 15 के बाद किसी भी टाइम ज़ोजिला का बंद होना और मई एंडिंग जून फर्स्ट वीक से वापस खुलना, 6-7 महीना एक लंबा विंटर होता था। हम टमाटर देखते थे, जब हम अपना जो है हाक देखते थे, इवन प्याज देखते थे, तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल आते ही खा जा। बस मिस यही करते हैं कि उस वक़्त प्यार था, मोहब्बत थी, लोगों को तसल्ली था। आज हालांकि इतना मॉडर्न दौर है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी लोग मेंटली वो बिल्कुल पीस नहीं है। द्रास का मोहम्मद अमीन, कैसे अमीन पोलो बना? तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इस खेल को खेलों का बादशाह इसीलिए भी कहा जाता है। और ये अगर मैं इतिहास की बात करूं तो ये दुनिया का सबसे कदीम खेल है। इतिहास से मुझे बड़ा शौक था, उसका मेन रीज़न यही था कि मुझे अपने इलाके को मीडिया के ज़रिए प्रमोट कर रही, क्योंकि हम दोनों एक ही कौम से, एक ही कबीले से, एक ही ज़बान बोलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से काफ़ी दूर रहते हैं। है तो नज़दीक बट बीच में इतने बड़े पहाड़ हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, एशियन मेल पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान रशीद राहिल। अक्सर व बेशतर हम अपने पॉडकास्ट में ऐसी शख्सियात को मदऊ करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ कारनामे किए हों। आज हमने अपने पॉडकास्ट में जिस अहम शख्सियत को दावत दी है वो जम्मू कश्मीर से वाबस्ता एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने खेल के मैदान में अपना नाम कमाया। करगिल द्रास इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अमीन पोलो के नाम से एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पूरे मुल्क में इस फील्ड में एक नाम कमाया। अमीन साहब, एशियन मेल पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जनाब, पहले हमें ये बताइए कि आप लद्दाख एरिया के किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका बचपन किन हालात में गुजरा और तालीमी कैरियर आपने कहाँ से, हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। रशीद साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ दावत दिया। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं लद्दाख यूटी के कारगिल डिस्ट्रिक्ट के द्रास सब डिवीज़न के बिम्बड़ वाला गाँव, जहाँ कारगिल वार मेमोरियल की वजह से अभी काफ़ी दुनिया भर में मशहूर है, मैं वहीं से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मेरा बचपना भी पूरा द्रास में रहा अपने घर में, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम फूड एंड सप्लाइज में स्टोर कीपर थे। तो बहरहाल कोई तंगी वगैरह तो बचपन में मैंने देखा नहीं, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि वो मुलाजिमत करते थे और माशाल्लाह आज भी वो ज़िंदा है। 103 साल ईयर्स उनकी हो गई है, तो उनका हमेशा हाथ जो है हमारे साया हमारे ऊपर रहा, तो कोई मुश्किलात नहीं हुआ। अलबत्ता हमने जो हमारी अपनी बेसिक तालीम है, जिनमें से मैंने मैक्सिमम अपने गाँव में पढ़ा, बिम्बड़ में, उसके बाद 1-2 साल मैंने द्रास में पढ़ा प्राइमरी लेवल में। उसके बाद मेरे जीजा जी के साथ में, वालिद मोहतरम के साथ में जब उनकी ड्यूटी थी तो सांकू और पांदीखर में भी मैंने 1-2 साल प्राइमरी लेवल में शुरू में पढ़ा। उसके बाद मैट्रिक मैंने अपने गांव से की। उसके बाद 12 भी मैंने जो है हायर सेकेंडरी, कारगिल में सिर्फ एक हायर सेकेंडरी हुआ करता था, तो वहाँ से मैंने अपना 12 पास किया ऐसे नॉन मेडिकल। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि कॉलेज तब करगिल में नहीं था, तो हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है हमने मास्टर इन एजुकेशन किया। उसके बाद बीएड भी मैंने जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी के थ्रू किया। तो इस तरह हमारी तालीम इसी तरह शुरू हो गई। क्योंकि लद्दाख की जब हम बात करते हैं, लद्दाख एक सरद तरीन इलाका है और ख़ासकर द्रास में -40 डिग्री भी होता था। और उन हालात में कैसे ज़िंदगी बसर करते थे, जबकि ये वादी या जम्मू कश्मीर से कट ऑफ रहता था? हाँ जी, सही बात है, क्योंकि द्रास दुनिया का दूसरा सरद तरीन इलाका है, जिसका रिकॉर्डेड टेम्परेचर अब तक -60 है। 9 जनवरी 1995 को -60 रिकॉर्ड किया गया है, और एशिया में तो ये कोल्डेस्ट प्लेस है। तो वहाँ हम रहते हैं, तो अलबत्ता क्योंकि बचपना हमारा वहीं से गुजरा, नो डाउट बर्फ़ में काफ़ी चैलेंजेस थे, वकेशंस, लंबी वकेशंस होती थी उस वक़्त, तो ख़ासकर बड़े क्लासेस के लिए, क्योंकि जो भी टीचर्स थे, ख़ासकर साइंस हो, मैथ्स हो, वो सारे वैली से आते थे। मैक्सिमम कश्मीर वैली के होते थे। वो अक्टूबर नवंबर में घर वापस जाते थे, अप्रैल में वापस आते थे, और उनके लिए भी बहुत मुश्किल आता, क्योंकि सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी जैसे आपने वजह फरमाया बहुत कम था। अक्टूबर 15 के बाद किसी भी टाइम ज़ोजिला का बंद होना और मई एंडिंग जून फर्स्ट वीक से वापस खुलना, 6-7 महीना एक लंबा विंटर होता था। उस हार्श विंटर में
बस वही, क्योंकि अब बचपन से हम वहीं पे थे, लोग हमारे बुज़ुर्ग काफ़ी हौसलामंद लोग थे। लेकिन वहाँ कुछ महसूस नहीं होता था। 5-5 10-10 फीट बर्फ़ होती थी। हम कोशिश करते थे अपने नज़दीक में जो भी टीचर है, क्योंकि एक द्रास में अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ थी कि जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में शुरू से बहुत लोग थे। कोई ना कोई टीचर हमारे सराउंडिंग में होता था। मैक्सिमम उन्हीं के पास जाके हम थोड़ी सी अपनी रिवीजन वगैरह करते थे। हालांकि साइंस में तो इसका उर्दू उसका जो है बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी वो उस वक़्त के टीचर काफ़ी काबिल होते थे। वो कुछ ना कुछ करा के बच्चे को एंगेज करते थे, पढ़ाते थे। तो उस हालात में हमने वो दिन भी गुजारे। आपने कहा जोजिला पास बंद होते ही पूरा जो वैली से मुनक़ता होता था लद्दाख या द्रास या करगिल, तो 6-6 महीने तक 10-10 फुट बर्फ़, तो किस तरह से गुजारा चलता था? खाने पीने का क्या इंतज़ाम, स्टॉक का क्या, किस तरह से सब्जियां, गोश्त वगैरह ये कहाँ से आप? जहाँ तक सब्जियों की बात है, उस वक़्त तो लोग जो है अपनी ज़मीन पे काफ़ी डिपेंडेंट थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है सूखा सब्ज़ी वगैरह या वैली से जो भी सब्ज़ी की दुकानें होती थी अक्टूबर तक, उनको ला के सुखा के रखते थे सबसे पहले सब्ज़ी, और अक्सर जो है दाल वगैरह जो है जमा करके रखते थे। इवन आपका 6-7 महीने के लिए तेल से लेके दाल, चावल, सारी चीज़ें जो है आपको स्टॉक रखना पड़ता था। फिर हमारा वहाँ नवंबर-दिसंबर में एक अपना लोकल एक फेस्टिवल होता है जिसको हम दवक्यो कहते हैं, लोसर के नाम से, जो बल्ती में लोसर बोलते हैं, तो बस हम शीना में उसको दवक्यो बोलते हैं। उस वक़्त जो है एक हमारा वहाँ कल्चर ये है कि लोग ज़ुम्बा वुम्बा वगैरह जो है याक काट के जो है मीट जो है वहाँ स्टॉक करके रखते हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी में उनका मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, या अगर मिल भी जाए आपको ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत मुश्किल, क्योंकि 7-7 8-8 फीट जब बर्फ़ पड़े तो आप 1 किलोमीटर से आगे आप जो है भेड़ बकरियों को भी चल नहीं पाते थे, क्योंकि वहाँ बर्फ़ में धंसते थे। तो ये सारा नवंबर 15 से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते तक सारा स्टॉकिंग हो के रखता था। तो उसी तरह पूरा मई तक, फिर मई 15-20 के बाद फिर क्या होता था, उस वक़्त सिलसिला जोजिला फिर भी नहीं खुलता था, बट मार्च 15-20 के बाद जो है घोड़ों को जो है अलाउ करते थे, पैदल घोड़े जो है, क्योंकि बर्फ़ यख हो जाता था तो उसके ऊपर से आते थे घोड़े। फिर सुनामरग से जो है वो सब्ज़ी घोड़ों के ज़रिए द्रास आता था। उस तरह भी कम से कम महीना 1-1.5 महीना उस तरह का चलता था। फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन, फिर मई एंडिंग जून फर्स्ट वीक में जोजिला खुलता था। यहाँ एक बात और जहन में आ गई कि जब वो स्टॉक आता था आपका ख़त्म हो जाता था और यहाँ से नया स्टॉक आता था, क्या उसमें कोई महंगाई वगैरह कुछ ऐसा महसूस किया आपने बचपन में? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महंगा होता था, लेकिन इतनी खुशी होती थी कि वो महंगाई भूल ही जाते थे, क्योंकि हमें पता है जब हम टमाटर देखते थे, जब हम अपना जो है हाक देखते थे, इवन प्याज देखते थे, तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल आते ही खा जाएं। तो बहुत खुशी भी होती थी। तो शुरू के 1-2 दिन तो बिल्कुल रेट को नहीं पूछते थे, लेकिन महंगा तो ज़रूर होता था, क्योंकि गाड़ी से ट्रांसशिप करना, फिर घोड़े रात को मजदूरी में जाके घोड़ों को भी अर्ली मॉर्निंग या रात को सफ़र करना पड़ता था, क्योंकि 11-12 बजे के बाद बर्फ़ मेल्ट होता था तो घोड़े धंसते थे। तो इस तरह का काफ़ी उसमें मैन पावर लगता था, लेकिन लोग फिर भी उससे एंजॉय करते थे, क्योंकि 6-7 महीने के बाद हरा सब्ज़ी, प्याज, टमाटर, ये काफ़ी लोगों के लिए खुशी होती थी। ज़रूर महंगाई तो होती थी। आपके बचपन में उस एरिया में बिजली का क्या इंतज़ाम था? इतना बर्फ़ और बिजली शुरू में, क्योंकि बिल्कुल हमें पता है कि जब हम 5वीं-6वीं में थे तो बिजली का पोल लगना वहाँ शुरू हो गया। तो अक्सर ये पहली बार अजीब सा, तब तो हम जो है अपना छोटे से दिया वगैरह जलाते थे, ये भी हमने देखा है। और हमने ये भी देखा है कि लोगों को एक लकड़ी होती थी, उसको जोजिला से लेकर आते थे, उसको जलाते थे, हाँ लच्छी बोलते हैं। तो उससे काफ़ी धुआं होता था। फिर लैंप भी शुरू में आ गया था, लेकिन वो तेल वाला गैस भी वहाँ पे हुआ करता था। लेकिन उसके बाद बिजली बहुत जल्दी, खासकर क्योंकि हम द्रास टाउन के इर्द गिर्द रहते थे, तो कम से कम बिजली वहाँ पे आया। तो एक अजीब बात था, बिजली को देख के लोग बड़े खुश होते थे। जब बिजली बीच में बंद होती थी, 1-2 घंटे के लिए बिजली आता था, उसके बाद लोग उस पर हल्ला भी करते थे, क्योंकि हमारे गांव के पास ट्रांसफार्मर लगा होता था। तो अक्सर हम बिजली वालों की फेवर में रहते थे, छोटे बच्चे होते थे, बाकी लोग उनसे लड़ाई करता था। लेकिन वो बिल्कुल नाकाफ़ी था, 2-3 घंटे, क्योंकि उस सर्दी में, और उसमें भी विंटर में काफ़ी डिस्टर्बेंस होती थी, क्योंकि बिजली के तार कटते थे, मतलब कनेक्टिविटी का
करती थी। तो फिर उसके बाद अब पिछले 10-15 साल से तो 24 आवर्स जो है बिजली जब नॉर्दर्न ग्रिड से हमारा कनेक्ट हुआ लद्दाख, तब से तो बिजली की कोई कमी ही नहीं, बल्कि बिजली में हम काफ़ी हद तक खुद कफील भी हैं। क्या महसूस करते हैं वो ज़माना और आज का तरक्की याफ्ता दौर, कुछ मिस तो नहीं करते हैं आप? बस मिस यही करते हैं कि उस वक़्त प्यार था, मोहब्बत थी, लोगों को तसल्ली था। आज हालांकि इतना मॉडर्न दौर है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी लोग मेंटली वो बिल्कुल पीस नहीं है उनके दिमाग में, ना उनके पास फुर्सत है, ना उनके पास अमन है। तो ये एक अजीब है। हालांकि खाना पीने की तब पुराने दिनों में बहुत सख्ती होती थी, चलने में भी बहुत सख्ती होती थी, पहनने में भी बहुत सख्ती होती थी। हम अक्सर वो डक बैग के शूज़ पहनते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे हमारा पैर तो यख लगा हुआ है। लेकिन आज तो इतना फर वाले शूज़ पहनते हैं और इतना अवेलेबल है, लेकिन लोग फिर भी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन उस तंगदस्ती में लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा, क्योंकि आप जानते हैं तब माशाल्लाह पूरे लद्दाख में, कारगिल में एजुकेशन सेक्टर, पुलिस सेक्टर जो है मैक्सिमम हमारे कब्ज़े में था द्रास वालों के। क्योंकि उसकी वजह यही थी कि वो वैली से कनेक्टेड भी थे और वो हर घर में कोई ना कोई तालीम याफ्ता लोग उस दौर में भी थे। हालांकि बहुत सख्ती था तो, लेकिन आज क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है, बट क्वालिटी की आज इस 21वीं सेंचुरी में भी बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी चीज़ तो लोग इतना आराम होने के बावजूद भी मेंटली जो है उनके पास पीस नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। द्रास का मोहम्मद अमीन कैसे अमीन पोलो बना? सर, जहाँ तक पोलो की बात है, मेरे तो एंसेस्टर्स जो है इस पोलो से जुड़ा हुआ था। मेरे वालिद मोहतरम जो अभी 103 साल हैं, वो भी पोलो से जुड़ा हुआ था। मेरे बाकी मामा जी, मासी के तमाम घर वाले, चाचा वगैरह सारे, क्योंकि हमारी गांव की टीम हुआ करती थी। और मेरे घर के पास जो है शगरन जिसको कहते हैं, पोलो ग्राउंड का जो लोकल नेम शगरन कहते हैं, वो बिल्कुल बेम्बर शगरन बिल्कुल मेरे घर के पास था। तो वही वजह थी कि बचपन से ही हमने पोलो, क्योंकि घोड़े भी हमारे घरों में होते थे, रिश्तेदार के पास होते थे, तो हमारा लगाव होता था। जब भी वो लोग पोलो खेलते थे तो उसके बाद बीच में जो रेस्ट होता था वहाँ पे हम घोड़ा राइडिंग करते थे। वहीं से इंटरेस्ट, वहीं से शुरुआत होते होते फिर कॉलेज लेवल तक तो ज़्यादा हमने नहीं खेला। उसके बाद हमने वहाँ, क्योंकि हम वहाँ से जुड़े रहे, तो फिर हमारी वहाँ द्रास में पोलो को प्रमोट करने के लिए एक पोलो प्रमोशन कमेटी बनाया, तो उसका प्रेसिडेंट मुझे बनाया। तब से मैं प्रॉपरली इस पोलो को रिवाइव करने में, इसको प्रमोट करने में 24 घंटा इन्हीं के साथ लगा, जिसके कारण ही मेरा नाम अमीन पोलो लगा। आप खुद भी खेले हैं और दूसरों को भी अब इस गेम में शामिल करते हैं, नए बच्चों को खासकर, तो क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक खेल है या आमदनी का ज़रिया भी बन सकता है? जहाँ तक लद्दाख में तो ये खेल के साथ हमारा सकाफत और कल्चर का एक हिस्सा भी है, क्योंकि हमारी अगर इतिहास को देखेंगे, लद्दाख में जो हमारे राजा हुआ करते थे मशहूर सिंगे नमगेल, जिनका मुजस्सिमा आप ले प्रॉपर में वो घोड़ा चौक के नाम से काफ़ी मशहूर है। क्योंकि कहते हैं कि जब उन्होंने शादी की गिलगित की रानी से, तो उनकी दहेज में जो है उनको पोलो जो है सपोर्ट्स में मिला। सपोर्ट में उसको पोलो और जो है म्यूज़िक में धमन और सुरना उसके साथ दहेज में भेजा गया था। तब से सिंगे नमगेल के दौरान से ये पोलो काफ़ी प्रॉपरली लद्दाख में काफ़ी मशहूर हुआ। हर गांव में शगरन, चाहे वो नुब्रा ले लो, तुर्तुक, आपका ले प्रॉपर में आपका, उसके बाद उसके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, द्रास, कारगिल, हर जगह जो है पोलो ग्राउंड्स बने, तो उन्होंने पोलो शुरू करवाया। तो वो पोलो को हमने अभी तक बचा कर रखा है। तो उसमें काफ़ी हमें हालांकि चैलेंज का सामना करना पड़ा। बीच में तो लगभग ये पोलो बिल्कुल ख़त्म हुआ था। तो बीच में 99 वार जो है ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 26 साल हो गए, हमारे काफ़ी लास्ट का नुकसान हुआ। तो उसके बाद 1-2 साल थोड़ा डिस्टर्बेंस रही, लेकिन 2001-2002 के बाद जो है हमने फिर उसको चलाना शुरू कर दिया। तो आज माशाल्लाह, तो जब हम जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा हुआ करते थे, तब हमने चीफ मिनिस्टर पोलो चैम्पियनशिप भी हमने वहाँ पे 3 बार करवाया। उसके बाद जब हमारा यूटी लद्दाख अलग हुआ, अब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर पोलो चैम्पियनशिप पिछले 4 साल से द्रास में चला रहे हैं, क्योंकि हमारा पहले माननीय LG साहब आए थे द्रास का दौरे में,
तो वो कील नाला जो है बकरवाल पोस्ट की तरह जब वो हमें मिले थे तो मैंने उनको कन्विंस कराया था, सर पोलो एक ऐसा खेल है जो यहाँ का रिवायती खेल भी, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने मानते हुए एलजी कप शुरू करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से चल रहा है, लेकिन काफ़ी इसमें भी अप डाउन हमें देखने को मिला। आर्मी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, क्योंकि कारगिल विजय दिवस कप जो पिछले 26 साल से चल रहा है उसका मेन एक अट्रैक्शन जो है वो पोलो रहा है, और उन्होंने पोलो को प्रमोट करने में काम किया है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम थोड़ा पोलो को बढ़ा रहे हैं आस्ते आस्ते। यानी जो पोलो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार के वसाइल भी इस खेल से, जी ऑब्वियसली वसाइल मिल जाते हैं, जॉब मिल जाता है। क्योंकि आप देखिए अगर इस वक्त हमारे लद्दाख स्काउट्स हैं या ITBP है, उसमें अक्सर पोलो के प्लेयर्स और आपके आइस हॉकी के प्लेयर्स को जो है PRT दिया जाता है जब उनकी इंटरव्यू होती है, जब भर्ती होती है। तो कहीं ना कहीं अभी हमारे लद्दाख स्क्वाड में देखें तो हमारे द्रास और नुब्रा के मैक्सिमम टीम में जो है प्लेयर्स जो है हमारे द्रास या नुब्रा के हैं। वजह यही है कि क्योंकि उस एरिया में पोलो ज़िंदा है, तो कहीं ना कहीं वो आर्मी में भर्ती के लिए भी काम आता है, भर्ती के बाद भी जो है टीम में जाने के लिए काम होता है। इसी तरह ITBP में लद्दाख स्क्वाड में हमारे कारगिल से द्रास से लेकर मैक्सिमम ऐसे टैलेंटेड प्लेयर हैं ITBP में जो आइस हॉकी में बहुत एक्सेल करते हैं। तो उनको शुरू में जॉब भी इसी कारण मिला। अब जॉब मिलने के बाद भी वो 24 आवर इसी खेल से जुड़े रहते हैं। तो काफ़ी नाम, इवन एशियन चैम्पियनशिप तक भी उन्होंने खेल लिया। तो काफ़ी इसने सोर्स ऑफ इनकम को भी बढ़ा दिया। जैसे अभी हमारे द्रास की बात करें तो हमारे घोड़े वाले अक्सर जो है गरीब लोग हैं, पोटर पोनीस के काम करते हैं। जब भी हमारा विजय दिवस होता है तो उनके लिए आर्मी फ्री में घोड़ों को देती है, उनकी हाज़िरी चलती है। उसके अलावा हम भी कहीं और काम होता है तो हम थोड़ा सा TADA दे के उनका भी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा ज़रूर इसने जॉब में भी फ़ायदा दिया है। अमीन पोलो ने लद्दाख जम्मू कश्मीर को छोड़कर मुल्क के बाकी हिस्सों में कहीं खेलने का मौका मिला है? सर सबसे पहले 2010 में हम गए थे पटियाला में, जब एम्बेसडर कप हुआ था जिसमें 22 कंट्रीज़ थे। तो तब हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ JJ सिंह साहब थे, हमारे CM साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब का लास्ट शायद चांस था वो। तब हमने जो है 14 कोर की तरफ से लद्दाख को रिप्रेजेंट किया। उसमें सारे प्लेयर्स जो है हमारे द्रास के थे। हमने पहली बार मतलब स्टेट, तब हम जम्मू कश्मीर के हिस्सा हुआ करते थे, पहली बार हमने स्टेट से बाहर पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हमने 2011-12 में गवर्नर्स कप, जब नजमा हेपतुल्ला जी हमारी गवर्नर थी मणिपुर की, तब हमने गवर्नर्स कप खेला, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। बट लकीली सारी पूरी टीम हमारी द्रास की थी। तो उसके अलावा 2-3 इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए वहाँ। 10 इंटरनेशनल पोलो हुआ, वहाँ मुझे ऑफिशियल के लिए वहाँ बुलाया, मैंने शूटिंग वहाँ पे किया। तो इस तरह बहुत सारे इवेंट्स का मौका मिला। उसके अलावा द्रास में भी हमने इंटरनेशनल ललित सूरी इंटरनेशनल पोलो जब हमने करवाया 4 साल, जो चेन ऑफ होटल जो ललित होटल जो यहाँ श्रीनगर में भी है उनकी तरफ से, तब हमारा इंडिया के लगभग सारे प्लेयर्स ने हमारे साथ द्रास में पोलो खेला। इवन मंगोलिया की भी पहली टीम द्रास आ गई पोलो खेलने, उनकी वजह से। इंडियन आर्मी के तो सारे प्लेयर्स ने वहाँ खेला। नवीद जिंदल जो पॉलिटिशियन भी है एक अच्छे, जिनका जिंदल पैंथर जो है पोलो टीम भी, उन्होंने हमारे साथ हमारे द्रास में खेला। तो काफ़ी उसके बाद ये टर्निंग पॉइंट हुआ कि पोलो का काफ़ी नाम हुआ, हम लोगों का भी नाम हुआ, और हमारे प्लेयर्स ने भी टेक्निकली कुछ चीज़ें उन प्लेयरों से सीखा। तो उस तरह के कुछ इवेंट है जो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। टेक्निक के बारे में यहाँ बात आ गई, घोड़े पे सवार होकर और फिर बॉल को एक जगह से दूसरी जगह मारना, तो कितना मुश्किल है घोड़े पे सवार होकर घुड़सवारी करके और फिर खेलना? देखो, इसमें कोई डाउट नहीं कि इस खेल को खेलों का बादशाह इसीलिए भी कहा जाता है। और ये अगर मैं इतिहास की बात करूं तो ये दुनिया का सबसे कदीम खेल माना जाता है, जिसको चौगान के नाम से जाना जाता था, अब इसको हॉर्स पोलो के नाम से जाना जाता है। तो ये इसीलिए इसको किंग ऑफ ऑल गेम्स कहा, क्योंकि इसमें 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक एनिमल, दूसरा मैन एंड एनिमल। बाकी नॉर्मल जो भी खेल होगा उसमें इंसान का है कि वो टेक्निकली ठीक रहे। यहाँ आपको अपने साथ साथ घोड़े को प्रॉपरली मेंटेन करना, कंट्रोल करना बहुत
बहुत ज़रूरी है। बल्कि 50, मैं तो बोलूँगा 60% यहाँ घोड़े को आपने कंट्रोल रखना है, वरना आपका जितना भी टैलेंट होगा वो ख़त्म होगा। एक सेकंड के लिए वो अगर आप सही मोमेंट पे नहीं चलेगा, आप बाल को मिस करोगे, और बाल को मिस करने के बाद आप समझ लो अपने आप के लिए बहुत, तो ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, इसमें काफ़ी ट्रेनिंग है, तो घोड़े को समझना पड़ता है। और घोड़ा भी तो मैं आपको वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। बल्कि हमने अक्सर देखा है जब हम बाहर जाते थे तो हमें घोड़े दिए जाते हैं। घोड़े का एक चीज़ होती है सर, जब आप उस पर रिकाब पे पैर लगाते हैं तो वो आपको स्कैन करता है कि भाई राइडर जो है वो किस टाइप का है। वो एकदम से स्कैन करता है, उसी तरह की वो हरकतें करेंगे, तो जो वो उस तरह की, इसलिए उसको भी पता चले कि भाई एक सही घुड़सवार एक सही है, तो फिर वो प्रॉपरली चलेगा, अदरवाइज़ वो बहुत बड़ा मुश्किल करेगा और जिसका इफ़ेक्ट आपके गेम पे पड़ेगा। तो इसमें घोड़े के साथ आपका पूरा कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि आप देखते हैं कि उस स्पीड पे आपको बॉल लेके घोड़ों के बीच से निकलना है, तो उसमें सारी चीज़ें आपके रिफ्लेक्शंस एकदम एग्जैक्ट होने चाहिए, कैलकुलेशन। थोड़ा भी अगर उसमें घोड़ा या आपका मिस्टेक हुआ तो आप एक्सीडेंट हो सकता है, वहाँ पे लग सकता है, जो बहुत बड़ा हाईली इंजरी हो जाते हैं घोड़े की उस स्पीड पे जब अब लगता है। तो काफ़ी इसमें होमवर्क करना पड़ता है, एक राइडर ही ये चीज़ें कर सकता है। पालू साहब, यहाँ एक बात चली करगिल वार की। 1999 में जब हिंद पाक के दरमियान जंग हुई थी, जो करगिल वार के नाम से मशहूर माना जाता है। आप उस वार के आई विटनेस है, क्योंकि आपकी उम्र माशाल्लाह उस वक्त ठीक ठाक होगी। और किस तरह से उस वार के बारे में थोड़ा बहुत हमारे नाज़रीन को बताइए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आपको कैसे पता चला? कारगिल वार, हाँ, लगभग उस वक्त हमारी उम्र शायद 20-25 साल होगी, तो एग्जैक्टली हमें पूरा याद है। मुझे याद है कि हम बैठे हुए थे, क्योंकि इससे पहले द्रास में और कभी जंग सुना था 71 में कभी हुआ था, बट हमें तो पता ही नहीं था। हम लोग आराम से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बैठे हुए थे। मैं और मेरा एक दोस्त टेबल टेनिस खेल रहे थे हायर सेकेंडरी के ग्राउंड में। अचानक कोई गोले की आवाज़ आ गई, तो लोगों को पता नहीं था। लोगों ने सोचा शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा या कहीं पे कुछ हो रहा होगा, लेकिन बाद में हमें पता चला कि भाई हाँ जी, यहाँ तो कोई मतलब पाकिस्तान की फ़ौज आई हुई है। तो इस तरह फ़ौज का मूवमेंट हो गया, एकदम से वो माहौल जो है, जो पीस में था, वो एकदम से 1-2 दिन में इतना टेरर बना कि जो भी जम्मू कश्मीर साइड से, वहाँ से मैक्सिमम फ़ौजें आ गई। तो गोलाबारी होने लगा दूर दूर, गाँव में तो तब नहीं लगा शुरू में। तो उसके बाद 2-4 दिन के बाद हमें ये पता चला कि भाई यहाँ पे जो है शेलिंग हो रही है, तो ये पाकिस्तान से हो रहा है। तब तक ये कंसेप्ट हमारे जहन में तो था ही नहीं था। अलबत्ता कारगिल रोड पे थोड़ा सा शेलिंग होता था, वो तो बहुत पहले होता था। तो फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी एक्टिव हो गया, तो उन्होंने जो भी जवान बच्चे हैं या औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं, इवन स्कूल्स को भी बंद कर दिए। क्योंकि जिस गांव में मैं रहता था, जिस इलाके में द्रास, वो तो कारगिल वार का 90% वार जोन वही था। चाहे हाँ तोलोलिंग हमारे पास है, टाइगर हिल, आपका कैप्टन बतरा, आपका मुश्कू वैली, ये सारे चीज़ें हमारे द्रास में ही था। मेन वार का इलाका था। फिर जो है स्कूल्स भी बंद हो गए, ऑफिस भी बंद हो गए। फिर कुछ स्कूल्स को जो है शिफ्ट करके सेफ एरिया में लिए, लोगों को सेफ एरिया में लिए। लेकिन कुछ जवान जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो रहे, कुछ तो घर की रखवाली के लिए भी रहे, कुछ इंडियन आर्मी के साथ जो है सामान लेके भी चले गए, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए भी साथ रहे। तो वो बहुत बुरे दिन थे, शायद हमें तब लगता भी नहीं था। मुझे याद है बरखा दत्त जी, एक बार हम गांव से जा रहे तो बरखा दत्त अक्सर जो है उस वार में जो है द्रास में रहती थी, वो कवरेज करती थी। शुरू में एक मीडिया को देख के अच्छा भी लगता था, उनके पीछे हम फॉलो करते थे। लेकिन गोला लगने के बाद शायद हमें तब ऐसा कभी लगा भी नहीं कि शायद इस तरह के दिन देखने को मिले। लेकिन जो भी करता है अल्लाह ठीक ही करता है। उसके बाद तो अमन भी हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ, आज अच्छे से हम बैठे। वो दिन, आज का दिन, एक भी वहाँ गोली की आवाज़ सुनाई नहीं दिया, सीज फायर हुआ। काफ़ी 2.5-3 महीने लोगों ने काफ़ी परेशानियां देखी, खासकर हमारा लाइव स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसमें लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया। क्योंकि खेती बाड़ी तो शुरू ही हो रहा था, यह मई का महीना था, अभी बो ही रहे थे। कुछ लोगों ने बो लिया था, वो ऐसे ही छोड़ के चला गया। तो माली हर तरफ से जो है नुकसान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कैजुअलिटी बहुत कम हुई, ये एक बहुत बड़ी अच्छी थी, अल्लाह का करम था, वरना शायद उसको हम कहाँ से पूरा कर पाते। बाकी जानी माली
तालीमी हर लिहाज से जो है इमारत बहुत सारे गिरे 3-4, फिर जुलाई 26 के बाद फिर वो माहौल अच्छा रहा, फिर वापस आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बड़े सेफ हैं। एक और बात जहन में आ गई कि मीडिया वालों को देखकर आपको शौक़ होने लगा। सुना है कि आप भी मीडिया के साथ फिर जुड़े रहे, किस किस इदारे के साथ आप जुड़े रहे और क्या क्या किया? जी, बात सही, क्योंकि मीडिया से मुझे बड़ा शौक़ था। उसका मेन रीज़न यही था कि मुझे अपने इलाके को मीडिया के ज़रिए प्रमोट करना था, क्योंकि मुझे लगा कि प्रमोट करने का सबसे मेन साधन जो है वो मीडिया है। इसलिए मुझे, क्योंकि इलाके को प्रमोट करना था, मेरे खेल को प्रमोट करना था, मेरे टूरिज़म को प्रमोट करना था, तो मेरा मीडिया के साथ दोस्ती रही। तो मैंने जब जम्मू कश्मीर का शहरबीन काफ़ी मशहूर हुआ करता था, उनको मैं रिपोर्टिंग देता था। फिर उसके बाद आपके न्यूज़ को भी मैंने 1-2 बार रिपोर्ट किया। आज तक जो दुनिया का सबसे मशहूर ये है, उनके साथ भी मेरे ताल्लुकात अशरफ भाई जो है काफ़ी अक्सर कवरेज करते थे, उनके साथ दूरदर्शन के साथ हमारी काफ़ी रहा। तो इस तरह कुछ साल भी मैंने जो है अपने इलाके के न्यूज़, अच्छे न्यूज़, बुरे न्यूज़ जो भी होते थे या प्रमोशनल न्यूज़, मैं एजेंसीज़ को भेजता था, न्यूज़ एजेंसीज़ को, ताकि बड़ा खुश होता था कि हमारी जब वो न्यूज़ में हम अपने इलाके को सुनते थे। आती थी सबसे बड़ी चीज़, और यही वजह है कि हमारा इलाका काफ़ी प्रमोट हुआ। उसका मेन रीज़न है कि न्यूज़ मीडिया ने हमेशा हमारे इलाके का जो भी न्यूज़ था उसको वो कैरी करते थे, कवरेज देते थे। यही वजह है कि हमारा खेल भी मकबूल हुआ, हमारा इलाका भी काफ़ी मशहूर हुआ इसी मीडिया के कारण। पोलू के साथ साथ अमीन पोलू समाजी खदमत में भी बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, तो क्या करते हैं आप समाजी खदमत का? समाजी खदमत के लिए, क्योंकि दुनियाई काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है, चलता रहता है, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा दुनिया के साथ साथ आखिरत के बारे में भी सोचें, बीइंग ए मुस्लिम, क्योंकि असली लाइफ तो वही का है। तो उसमें हमारे अचानक आज से 10-15 साल पहले हमारी बातचीत जो है, हमारे टाक साहब हैं, हमारे जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट के पैटर्न हैं जो जम्मू कश्मीर, उनके साथ मैं और मेरे एक कज़िन ब्रदर का हुआ था कि हम लद्दाख में जो है इसका ब्रांच खोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसी वक्त यस किया। फिर उनके अरकान और कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आके हमारे द्रास में जो है उसकी बुनियाद रखी। तब से लेके आज तक हम कम से कम 30-40 ऑर्फन बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, जिन्होंने अब 12th भी क्रॉस किया। बहुत सारे लोगों को हेल्थ में सपोर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हेल्थ के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे वहाँ पे। गरीब लोग हैं, इलाका काफ़ी बिछड़ा हुआ है। उसके अलावा हेल्थ में हम काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्फन फैमिलीज़ हैं जिनका हम मंथली डाइटरी सिस्टम जो है, उनको आने वाली राशन वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। और सबसे ज़्यादा अब हम जो है आजकल जो है वो ज़्यादा जो है हम बच्चों पे देते हैं और स्कूल में उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे प्राइवेट का स्कूल्स हैं वहाँ पे हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। उनका जो भी खर्चा है, हॉस्टल हमारे पास अभी लद्दाख में अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे भी कम है, तो हम उनके अपनी चॉइस के हिसाब से स्कूल को चॉइस करते हैं। फिर उसका वर्दी का, उसका एडमिशन, उसका जो भी फ़ीस है, सारी फ़ीस, इवन पिकनिक फ़ीस तक भी जो है हम देते हैं। विंटर में ट्यूशन फ़ीस भी देते हैं। सारा उस तरह की थोड़ी सी खदमत करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि उससे हमारा इलाके की जो जिनकी ज़रूरत है उनकी भी ज़रूरत पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो हमें वो कलेक्शन देते हैं, पैसे देते हैं। ख़ासकर जब हम रमज़ान का महीना होता है तो हम ज़कात वगैरह जमा करते हैं, तो उसके पैसों से हम काफ़ी हद तक जो है माली मुआवनत करने के काबिल रहे। और बहुत सारे, इवन 1-2 लोगों का हमने हार्ट का सर्जरी भी करवाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा सपोर्ट है लोगों का, जिसके कारण से बहुत सारे जो हाजतमंद लोगों की हाजतें भी पूरा हो रही है। और आगे भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और भी कोशिश करेंगे कि ये काम को आगे तक बढ़ा लें। मुत्तहिदा जम्मू कश्मीर रियासत का एक हिस्सा लद्दाख और कारगिल भी हुआ करता था, अब वो हिस्सा अलग हो गया और यूटी में तब्दील हो गया। क्या फ़र्क महसूस करते हैं मुत्तहिदा जम्मू कश्मीर में और अलग यूटी में? देखिए उसमें, क्योंकि हर चीज़ का मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों है। जहाँ तक अलग हो गए यूटी बनने के बाद, कुछ चीज़ों में नो डाउट बहुत सारी, खासकर हमारा स्पोर्ट्स में देखो काफ़ी
बहुत ज़्यादा एब्रप्टली चेंजिंग आ गई, क्योंकि आज मैक्सिमम हमारे हर स्पोर्ट्स के खेल में जो है लद्दाख जो है नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रहा है। कल्चरली साइड में हम लोग काफ़ी हमारा वहाँ अच्छा हो गया, क्योंकि हमने जब से यूटी लद्दाख बना, रिपब्लिक डेज, बहुत सारे नेशनल इवेंट्स में हमारे लद्दाख के लोग रिप्रेजेंट कर पाए। वरना जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था और उसमें अनफॉर्चुनेटली लद्दाख एक छोटा हिस्सा हुआ करता था, और वो भी 6 महीना बंद रहता था। वो भी एक रीज़न बनता था कि कहीं विंटर पे भाई वहाँ से लाना बहुत मुश्किल है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इसलिए पक्का ये भी चीज़ें हैं। तो हाँ, अलबत्ता हेल्थ और एजुकेशन में अभी भी, क्योंकि अभी हमारे वहाँ लद्दाख यूनिवर्सिटी बना है, हेल्थ में अभी बड़े कॉलेजेस बनने बाकी हैं। तो अभी भी हेल्थ में हम सारे जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम लोग चाहते हैं यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि हमारा सौरा ये SMHS ये अस्पताल काफ़ी रिनोल्ड अस्पताल है। हेल्थ वेल्थ के लिए अभी भी हमारी कनेक्टिविटी रहती है। बाकी फंडिंग में भी काफ़ी चीज़ें हो गया, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बना। अभी मैं द्रास की बात करूं तो द्रास में इंटरनेशनल आइस हॉकी रिंग बना है, वो भी ऑल वेदर बन रहा है, उसका इंडोर बन रहा है। वॉलीबॉल सारे इंडोर्स बन रहा है। पोलो इंटरनेशनल फुल साइज ग्राउंड बना है। फुटबॉल का टर्फिंग ग्राउंड लग रहा है। तो ये एक छोटा सा इलाके में बड़ी बात है। तो कारगिल में भी बड़े बड़े ग्राउंड, स्टेडियम्स, तो कुछ चीज़ें हो गई उसमें, तो कुछ चीज़ें अभी बाकी है। तो उसका भी असर, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जोग्राफिकली देखें तो हमारा जो यूटी हेडक्वार्टर है लेह का, वो हमें 300 किलोमीटर दूर पड़ता है द्रास से, और हमें श्रीनगर हेडक्वार्टर हमें 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। और अभी जोजिला टनल बनने के बाद तो हमें सिर्फ 1 घंटे का सफ़र है, क्योंकि जोजिला बिल्कुल द्रास के पास ही है। हम क्योंकि जो मेन चैलेंज था वो जोजिला पे है, वो हमारा 2 घंटे एक्स्ट्रा लेता है, और ऊपर से वो बड़ा टफ टेरेन है। लेकिन अब टनल मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, तो हम 1-1.5 घंटे में आराम से श्रीनगर आ सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ, कुछ चीज़ें हैं जो अभी ज़रूरत है। तो उसके लिए अभी भी हम कुछ लोग श्रीनगर की रुख करते हैं। तो ये भी अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो चीज़ें भी बढ़ जाएं, और अब 12 महीने की कनेक्टिविटी भी हो रही है, तो अब इसमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं है। जिस तरह आपने कनेक्टिविटी का कहा कि टनल बनने से फ़ायदा हो रहा है और फ़ायदा होगा लद्दाख और करगिल के आवाम को आने जाने में, उनको वो जो दुश्वारियाँ होती थी वो दूर हो जाएंगी। ये जो टनल अभी बन रही है, अभी इसमें कितना वक्त लगेगा? क्या लग रहा है आपको? क्या सरकार ने जो इसके लिए एक टारगेट रखा था, क्या वो टारगेट पे अभी काम हो रहा है कि अभी इसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा? जहाँ तक आप हमारी नॉलेज की बात है तो मुझे लगता है 2 या 3 साल में ये कंप्लीट होना चाहिए। तो उतना टाइम तो हम बर्दाश्त भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा खौफ रहा है वहाँ के लोगों का। जब हम बच्चे थे तो हमारे बुज़ुर्ग लोग, जब भी कोई पॉलिटिकल रैली होती थी या कुछ भी गैदरिंग होती थी, तब से हमारा जोजिला टनल का एक इशू हुआ करता था। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन भी आ गए जब हमने ख़ुद काफ़ी हद तक, क्योंकि हम उस साइड से कभी विज़िट करते हैं टनल साइड में, तो देख के खुश लगता है। और अभी आपका ये अपना हंग वाला टनल कनेक्ट हो गया, वरना ये भी एक बहुत बड़ा इशू था, ख़ासकर क्योंकि आपका सोनामर्ग भी कट ऑफ होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद यही है कि अगले 3 साल में, क्योंकि बड़े ज़ोर और शोर से काम दोनों साइड से चल रहा है, आपका बालताल साइड से भी काम हो रहा है, हमारे द्रास साइड से भी 12 महीने काम हो रहा है। और जब से यूटी बना, एक चीज़ हमारी कनेक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ी कि जोजिला 15 नवंबर के बाद किसी भी टाइम बंद होता था और मई एंडिंग या फर्स्ट वीक ऑफ जून में खुलता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछले 4 सालों से हार्डली 1 महीना या 25 दिन जोजिला रहता है, वरना पूरा विंटर भर भी जोजिला खुला रहता है। तो इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, ख़ासकर एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे आते हैं, ख़ासकर पेशेंट्स के लिए। वरना ले से होके जहाज़ से काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता था, सफ़र लंबा होता था। तो उसके अलावा जो आम लोगों का, और ख़ासकर जो मैंने आपको पहले बोला कि हम सारी चीज़ें स्टॉक रखते थे 6-6, 7-7 महीने का, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम समर में भी मेरे ख्याल कश्मीर की तरह हम 1 किलो से ज़्यादा रखते ही नहीं। और पिछले 4-5 साल तो लगभग हम फ्रेश ही खा रहे हैं विंटर में भी। तो ये चीज़ें काफ़ी ड्रास्टिक चेंज हो गया। इन सब ये जो करगिल और द्रास का इलाका है, एक पहाड़ी इलाका है और बॉर्डर एरिया है, तो आर्मी का कितना अमल दखल रहता है आम लोगों के साथ?
सर हमारा इलाका तो काफ़ी, क्योंकि कश्मीर और लद्दाख में आप आर्मी का रिलेशन बोले तो एकदम इंटायरली डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ एक हालत सिचुएशन सही से हैं, जिस पे अलग सिचुएशन से, क्योंकि जब भी हम कश्मीर करते हैं हमें भी डर लगता है, तो हम भी उतना घुल मिलते नहीं हैं, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि सिचुएशन इसका एक पीछे बहुत बड़ा कारण है। लद्दाख में काफ़ी अच्छा इनका एक रिलेशन रहते हैं, इवन सारे इवेंट्स में जो है आर्मी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस पे जो है हेल्प करती है। मैं आपकी शादियों की बात करें तो शादियाँ या हाजियों की पार्टी वगैरह जो बहुत बड़े लेवल पे होती हैं, अक्सर होती है, इनमें आप अक्सर देखेंगे जो भी टेंट्स वगैरह, क्योंकि वहाँ टेंट हाउस वगैरह तो है ही नहीं। आज घरों में तो पार्टियाँ दिया नहीं जा सकता, क्योंकि छोटे छोटे मकान बना रहे हैं, 10 बाई 12 के कमरे बन रहे हैं ना, तो ऐसे में जो है मैक्सिमम जो भी आर्मी ही सपोर्ट करती है, ख़ासकर टेंट शादियाँ हो या आपके हज के खाने वगैरह में पूरा टेंटिंग सप्लाई करती रहती है। हाँ, कोई भी इवेंट हो, तो इसलिए काफ़ी लोगों को उम्मीद भी है और लोगों को सपोर्ट भी है। उसके बगैर भी इन केस इमरजेंसी होती है, क्योंकि 4-5 साल पहले की बात है, जब विंटर में काफ़ी हमारा एक इलाका है प्रांदास, काफ़ी बर्फ़ की वजह से बंद हुआ था, तो हमने आर्मी से अप्रोच करके एक डिलीवरी पेशेंट को स्नो व्हीकल्स में उठा के लाया था। तो इस तरह के इमरजेंसी केसेस में भी अभी लास्ट ईयर जो हमारी मरकज़ी जामे मस्जिद शहीद हुई थी, आपको पता है आग जला था, तो उसमें सबसे पहले रेस्क्यू के लिए इंडियन आर्मी के लोग पूछे थे। तो इस तरह काफ़ी एक अच्छा माहौल है इंडियन आर्मी के साथ वहाँ, और काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। आपने ख़ुद भी देखा होगा, क्योंकि आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वहाँ क्योंकि हालात अच्छे हैं तो वहाँ कोई उस तरह का टेंशन भी नहीं है, सिक्योरिटी इशू भी नहीं है, तो वो एक अच्छा रिलेशन आर्मी के साथ रहा है। और मैं तो पिछले 25-26 साल से कारगिल विजय दिवस जो एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, उसमें मैं आर्मी के थ्रू जो है पोलो, आइस हॉकी, आर्चरी, जो भी इवेंट्स होते हैं आर्मी के बगैर, वो सारे इवेंट्स आर्मी के थ्रू कंडक्ट कराता हूँ। पोलो के अलावा और समाजी खदमत के अलावा अमीन पोलो की क्या ख़ास हॉबी है? बस हॉबी मेरी यही है कि अपने इलाके के लोगों को जहाँ पे भी मौका मिले, क्योंकि जब हमने बहुत सारा, अभी आइस हॉकी की तरह मैं बहुत राग़िब करवा रहा हूँ, अभी मैं चाहता हूँ कि द्रास विंटर डेस्टिनेशन बन सकता है। सुनो का अभी तक हमारा इवेंट उतना नहीं है, तो अब हम पिछले 1-2 साल से बहुत एक्टिव हैं। हम कश्मीर से, गुलमर्ग से अपने यार दोस्त जो भी अच्छे स्कीयर्स हैं, स्नोबोर्डर्स हैं, उनको बुला के प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि विंटर स्पोर्ट्स हमारा प्रमोट हो, उससे एक तो हमारा रोज़गार बन जाए, दूसरा हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाए, तीसरा जो हुनरमंद बच्चे हैं जो एक्सेस करके उसी के कारण जॉब भी मिले, क्योंकि अभी हमारा जो सपोर्ट कोटा है जो हमारा नया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया, उसमें सपोर्ट कोटे के ज़रिए भी जॉब मिलने के बहुत इम्कान है। तो ये सारी चीज़ों को देख के मैं कोशिश करता हूँ जहाँ भी मौका मिले अपने यूथ को वहाँ डाल के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कर सकता हूँ, ताकि वो एक तो ख़ुद हुनरमंद बन जाए, ऊपर से फिर वो एक कमाई का भी सोर्स बने और उसके कारण एक जॉब की भी उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि आजकल क्वालिफिकेशन के साथ मल्टी टैलेंटेड लोग होंगे तो ऑब्वियसली जॉब उन्हीं लोगों को मिलेगा। तो इस तरह की छोटी कोशिशें हैं, तो बस इसी को लेकर चलते हैं। आपके कल्चर, जो आपका अपना कल्चर था, उसमें कितनी दखलंदाजी हुई है इस वजह से जो लोगों के पार्टिसिपेशन वहाँ होती है? सर बेसिकली कल्चर तो पहले से ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कल्चर में हमारे कॉस्ट्यूम हैं, गाने हैं, म्यूज़िक्स हैं, फोक्स हैं, पोलो है, तो कहीं ना कहीं वो इस्लाम का इन्फ्लुएंस की वजह से वो तो पहले ही थोड़ा लगभग कल्चर ख़त्म है, लेकिन बाहर का अभी तक उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं अभी अपना कॉस्ट्यूम वगैरह, हमारे जो ट्रेडिशनल टोपीज़, हमारे ड्रेसेस को प्रमोट करने की, लोग बहुत उसको लाइक भी करते हैं। तो इस तरह की कोशिशें ज़रूर है, लेकिन अभी तक ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो खुशकिस्मती से उसी इलाके में रहता हूँ जहाँ कारगिल वार मेमोरियल बना हुआ है, मेरा गांव ही वहीं का है, और मैं डेली उन्हीं के साथ हमारा ताल्लुक़ रहता है, क्योंकि दिन में कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग उस एरिया में विज़िट करते हैं, क्योंकि वो हाईवे पे है। तो
सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रहा है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से जो हमारा वो इलाका है वो काफ़ी डेवलप हो रहा है और वहाँ पे काफ़ी गेस्ट हाउस लोग बना रहे हैं और अक्सर टूरिस्ट वहीं पे आकर रुकना चाहते हैं। हमारे वहाँ होम स्टेज बने हैं उस एरिया में, गाँव में, तो लोग द्रास प्रॉपर से ज़्यादा भिम्बर जो उस लोकेशन में है वहाँ लोग गेस्ट हाउस में बैठ रहे हैं, होटल्स में बैठ रहे हैं और नए नए होटल्स बन रहे हैं। थोड़ा सा माहौल भी अच्छा हो रहा है, दूसरे बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए एक देशभक्ति वाला माहौल भी वहाँ मिल रहा है। तो सारी चीज़ें उसके लिए है, तो एक अच्छा सा प्रमोट हो रहा है वो इलाका। अब हम चाहते हैं कि वो कंट्रोल मैनर पे प्रमोट हो, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो, क्योंकि एक्सेस जब हो जाए तो उसका फिर डिस्ट्रक्शन भी होना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो फ़िलहाल वो मंज़र नहीं है, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि भी ये एक प्रॉपर मैनर पे जो भी चीज़ें वहाँ कंस्ट्रक्शन हो उसको प्रॉपर मैनर पे बनाने की कोशिश करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग कमाएंगे भी, उसकी आइडेंटिटी भी बची रहेगी, कल्चर भी बचा रहेगा और सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ जो पेट्रोटिज़म जो वहाँ आके लोग देखते हैं उसका भी जो है लोग आनंद लेके आगे चलते रहे। आपकी मादरी ज़बान शीना है, जो गुरेज़ का एरिया है बांडीपुर का, वहाँ भी शीना बोली जाती है। क्या आपको आपस में कोई लिंक है वहाँ? जी, हमारे, क्योंकि हम दोनों एक ही कौम से, एक ही कबीले से, एक ही ज़बान बोलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से काफ़ी दूर रहते हैं। है तो नज़दीक, बट बीच में इतने बड़े पहाड़ हैं जिसको आपको काबुल गली कहते हैं। वो काबुल गली की वजह से हम नज़दीक होते भी काफ़ी लंबे सफ़र से कोशिश कर जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार से हमेशा रिक्वेस्ट रही है, हमने एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट किया, आगे भी रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पे एक रोड बनी हुई है आर्मी के लिए। हम चाहते हैं कि आने वाले दिन गुरेज़ से आगे रास्ता जाता है, जो हमारे द्रास मुश्कू से होते हुए गुरेज़ कनेक्ट होता है, जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, उस पर आर्मी के लिए कनेक्टेड है। अब हमने रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से किया है कि आम लोगों के लिए खोला जाए, परमिशन पे ही खोला जाए, ताकि हमें अपना कल्चरल एक्सचेंज करने का भी मौका मिले, हमारी ज़बान को समझने का, क्योंकि एक बहुत बड़ी कसीर तादाद में हमारे शीना बोलने वाले गुरेज़ पूरा इलाके में रहते हैं और उनकी भी चाहत है, हमारी भी चाहत है। लास्ट ईयर 1-2 साल पहले वहाँ से आर्मी ने एक डेलीगेट्स को भेजा था, जिनमें कॉलेज स्टूडेंट्स, जिसमें पंच, सरपंच वगैरह, इस तरह के कम से कम 30-35 लोगों को उस रोड से वाया बटालिक तक, क्योंकि बटालिक इलाका भी हमारा दर्दों का इलाका है। बेसिकली जो बटालिक आर्यन वैली है वो भी हमारा सेम कौम है, सेम कबीला है, दर्द है वो भी। तो वहाँ तक उन्होंने एक रैली चलाई थी। हम भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में वो रोड खुले, उससे एक तो हमारा कल्चरल इंटरेक्शन कुछ ज़्यादा होगा, सेकेंडली वो एक टूरिज़्म के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल इलाका है, क्योंकि आप अगर कभी मौका मिले आप जाएं कि इतना खूबसूरत वो इलाका है कि वहाँ अगर एक बार टूरिस्ट को छोड़ दें तो वो बार बार वहाँ जाने की कोशिश करेगा। उससे एक टूरिस्ट सर्किट भी बनेगा और तीसरी बात जो है गुरेज़ और द्रास दोनों का उसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि टूरिस्ट एक बार जब यहाँ से गुरेज़ जाएंगे वापस उसको आना पड़ता है, उसकी जगह वो लद्दाख से होकर टच करके वापस आए, जो अक्सर टूरिस्ट करना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसका लिए भी शायद कोशिशें जारी है, उस पर काम हो जाए, तो मुझे लगता है वहाँ टूरिज़्म के साथ साथ हमारा कल्चर, हमारी ज़बान का भी काफ़ी फ़रोग़्त होगा। क्या पैगाम युवाओं के लिए, नौजवान तबके के लिए अमीन पोलो बहजत एक खिलाड़ी देना चाहते हैं? बस नौजवानों से हमारी गुजारिश है कि आप सपोर्ट्स की तरह ज़रूर राग़िब रहें, क्योंकि आज एक अनफॉर्चुनेटली हमारे नौजवान जो है ड्रग्स एब्यूज़ और बाकी चीज़ों पे बिल्कुल मुलविस है, जो हम अक्सर देखते हैं। क्योंकि मैं कल्चर प्रमोट करता हूँ, मैं आइस हॉकी प्रमोट करता हूँ, पोलो प्रमोट करता हूँ, तो मेरा अक्सर ताल्लुक़ जो है नौजवानों के साथ है। जो चीज़, जो वलवला, जो जोश, जो सीखने का चीज़ें उनके पास होना चाहिए था, बिल्कुल कम है। हालांकि आज अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, हर एक चीज़ उनके लिए अवेलेबल है, बट बदकिस्मती है कि वो नौजवान आज बाकी चीज़ों की तरह राग़िब ज़्यादा हुआ है। उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन ही एक अच्छा सेहतमंद हो सकता है। एक अच्छा सेहतमंद होगा तो फिर आप एक अच्छा इंसान हो, चाहे आप तालीम हासिल करें, कुछ भी हासिल करें, सबसे लाज़िमन चीज़ है कि आपकी सेहत हो, और सेहत के लिए लाजमी है कि आप स्पोर्ट्स से जुड़े रहें। उससे आपका नाम भी होगा, आप स्पोर्ट्स में एक्सेस भी करेंगे। अगर कुछ भी नहीं हुआ
आप एक सेहतमंद नौजवान रहेंगे, और एक सेहतमंद नौजवान रहेगा तो आपका सोच भी अलग होगा, अच्छा सोच होगा। ये मेरी मैसेज है नौजवानों से कि अपनी जवानी को जो है बाकी जो सोशल इविल्स है उसकी तरह ना जाके एक अच्छे कामों के लिए सलाहियत को भेजें, क्योंकि ये मौका आपको शायद नहीं मिलेगा। जो टाइम हमारा था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास बॉल नहीं होता था, लेकिन हम प्लास्टिक को जला के तो बॉल बना के खेलते थे, लेकिन फिर भी हमने नेशनल इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया। तो आपके पास तो सब कुछ है, आप एशियंस ओलंपिक तक जा सकते हैं। तो आप ज़रूर अपने करियर का, इलाके का, क्योंकि एक जवान तंदुरुस्त होगा, एक जवान सही होगा तो कौम भी जवान होगी, सब कुछ जवान होगा, तो हमारा मुस्तकबिल भी जवान होगा। यही मेरा मैसेज है। मुल्क की तंदुरुस्ती का राज नौजवानों की तंदुरुस्ती में मुज़म्मिर है। ये थे आज के पॉडकास्ट में हमारे ख़ास मेहमान अमीन पोलो, जो लद्दाख करगिल से आए थे। अमीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले पॉडकास्ट में किसी और शख्सियत को मौजू करेंगे। तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान रशीद राहिल को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। शुक्रिया सर, खुदा हाफ़िज़।